Very good afternoon to everyone. Am I audible to you बच्चों? Can you hear me? And if board is visible to you? Okay, all right. So हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोगों ने CFSE वैल्यूज के बेसिस पे या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे हम लोगों ने कलर प्रेडिक्शन सीखी थी. तो आज हम उसी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नेक्स्ट एप्लीकेशन करने लगे हैं कि हाउ टू प्रिडिक्ट, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब जब बात उठेगी तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि जितना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा उतना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा. तो पॉइंट जो अभी आप अपनी कॉपी में नोट करोगे, लार्जर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जितना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग T2G और EG में ज्यादा होगा उतना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा. या मैं उससे दूसरे शब्दों में ये बोलूं, जितनी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोर स्टेबल होगा. तो आप इसे अपनी कॉपी में ऐसे नोट करोगे, लार्जर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मोर विल बी द डेल्टा नॉट, और more will be the crystal field stabilization energy, more will be the complex compound will be very stable. So compound is said to be more stable. अब आपके सामने बोर्ड पर कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे. Can you look at the examples which are there on the board? बोर्ड पर कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं. आपको इनको स्टेबिलिटी के आधार पे इनके बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है. वी आर सपोज टू कंपेयर द स्टेबिलिटी. तो हमें यहाँ पर एग्जांपल में आयरन का एक वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स दिया है, आयरन का एक ऑक्सालेट के साथ कॉम्प्लेक्स दिया है, आयरन का एक वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स दिया है, CN के साथ कॉम्प्लेक्स दिए. तो जब भी कभी आपको इस तरह का कोई सवाल आता है, जो कि बहुत कॉमनली JEE मेंस में आने वाला सवाल है, तो आपको इस क्वेश्चन को दो तरीकों से पूछा जाएगा. आसान भाषा में पूछा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल. एक क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये होगा. दूसरी लैंग्वेज में बोला जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. क्वेश्चन को पूछने का वही तरीका है, अंदाज अलग है. या तो बोला होगा कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, या ये बोला होगा कौन से कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है. तीसरा पॉइंट कई बार ऐसे पूछा होता है आयनिक इक्विलिब्रियम की लैंग्वेज में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट. आपने अगर याद हो तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में लास्ट में सॉल्युबिलिटी के टॉपिक में सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाया था कभी मैंने. तो वहां पर हमने ये जिक्र किया था कि कुछ लिगेंड्स, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनका फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होता है, दे आर मोर स्टेबल. किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ज्यादा स्टेबल बोलने का एक तरीका यह है कि उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट हमें दिया होगा, KF जिसका सिंबल था. सो अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट आपके सामने बोल दिया, तो फॉर्मेशन कांस्टेंट का सिंबल इज KF, which is 1 upon dissociation constant of the complex. KD. तो जो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट हाई होता है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा. यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्प्लिट होने की टेंडेंसी, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आयनाइज होने की टेंडेंसी बहुत कम होगी. सो मोर दिस फॉर्मेशन कांस्टेंट, दिस इंडिकेट्स फॉर्मेशन कांस्टेंट इफ इट इज हाई, दिस इंप्लाइज कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल. कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल. पर आपको क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की जब भी बातें होंगी, फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू हर बार क्वेश्चन में नहीं दी होगी. कई बार तो क्वेश्चन इतना लड्डू आता है, आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कांस्टेंट गिवन होता है.
अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट गिवन हो गया फिर तो कुछ करना ही नहीं है। जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट सबसे ज्यादा वो मोस्ट स्टेबल, जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट सबसे कम वो लीस्ट स्टेबल। एक तो ये तरीका है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें ये बोला है कंपेयर द स्टेबिलिटी, तो फिर ये क्वेश्चन को पूछे जाने की दूसरी लैंग्वेज होगी कंपेयर फॉर्मेशन कांस्टेंट। और ये ध्यान रखना, जिस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा उसका रेसिप्रोकल डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लो होगा। अब करना कैसे है सॉल्व? सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रिडिक्ट करने के लिए आप हर बार कॉन्फ़िगरेशन लिख के T2G में इलेक्ट्रॉन और EG में इलेक्ट्रॉन लिख के कहीं भी कभी भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के सॉल्व करने तो बैठोगे नहीं, वहां पे बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारा पहला फंडा ये है, जहां मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, मेटल का ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, वहां क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। हायर द पॉजिटिव चार्ज, more will be the crystal field splitting, more stable complex। तो पहली प्रायोरिटी चार्ज ऑन द मेटल आयन। दूसरी प्रायोरिटी, अगर चार्ज ऑन द मेटल आयन सेम है, अगर चार्ज ऑन द मेटल आयन सेम है, फिर हम ये देखेंगे कि हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है। क्या वो ऑक्टाहेड्रल है, क्या वो स्क्वायर प्लेनर है, क्या वो लीनियर है, या कोई और है। तो आप ये जानते हो, आप लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ ली है, सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में होती है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर मोस्ट स्टेबल देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे कम होती। आप लोगों ने ऐसे पढ़ा था, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग 1.3 टाइम्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होती है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का 4/9 टाइम्स कर दो तो वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सबसे लीस्ट स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, एज कंपेयर टू स्क्वायर प्लेनर। तो पहले देखा चार्ज, अगर चार्ज सब में सेम तो फिर ज्योमेट्री, और फिर ज्योमेट्री अगर सेम उसके बाद फिर देखना अपने लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, जितना लिगेंड वीक फील्ड होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। एंड हायर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मोर विल बी द स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो आई थिंक आपने 3 पैरामीटर देखने हैं जिससे आपने अच्छे से सुना है। मोर पॉजिटिव चार्ज सेम, ज्योमेट्री सेम, तो फिर उसके बाद आपने क्या देखना है, लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ। जहां लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब इस आधार पे चेक करते हैं। लेट्स से आप सबसे पहले यहां पर चेक करो मेटल आयन कौन सा है। सब में मेटल आयन कौन सा दिख रहा है आपको? आयरन। सब में मेटल आयन आपको आयरन दिख रहा होगा। अब उस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। यहां पर कितना आएगा? +2 +3 +3 +3 और यहां +2। आयरन +2 +3 +3 +3 +2। सबसे पहले प्रायोरिटी में किसको दूं? आपकी नजरों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? अगर मैं टैग लगा दूं ABCDE, तो कौन सबसे पीछे होने चाहिए, कौन सबसे आगे होना चाहिए? कौन सबसे पीछे, कौन सबसे आगे होना चाहिए? +2 वाले ये पीछे होने चाहिए, और +3 वाले सबसे आगे होने चाहिए। +2 पीछे, +3 आगे। तो मैं अगर इनका टैग कर दूं ABCDE, तो मैं 2 ब्रैकेट्स बना रहा हूं, A और E पीछे और फिर BCD आगे। A और E पीछे, BCD आगे। नेक्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है? स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चाहिए। अपने पास तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्सलेट बाइडेंटेट लिगेंड है, भूलना नहीं। बाइडेंटेट लिगेंड 3 लगे हुए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ऑल आर ऑक्टाहेड्रल।
तो वो फैक्टर हमें हेल्प नहीं कर रहा। अब लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ में वाटर, ऑक्सलेट, वाटर, CN माइनस, अगर लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ में देखूं तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ में ऐसे पढ़ा था, ऑक्सलेट, देन वाटर, देन CN माइनस। ये लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ आपने पढ़ी थी अगर आपको याद हो। ऑक्सलेट सबसे पीछे, देन वाटर एंड देन CN माइनस। तो डेफिनेटली अगर मुझे चेक करना हो B, C, D में, तो मैं सबसे आगे किसको रख दूंगा? D, उसके बाद C एंड देन उसके बाद B। तो मेरे लिए ऑर्डर में यहां पर क्या बन गया? D, देन C एंड देन B, और उसके पीछे E और A में से फिर से लिगेंड वाटर है और CN है, E और A पीछे होना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया? मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर देखा। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर देखने के बाद मैंने +3 वालों को आगे कर दिया, +2 वालों को पीछे कर दिया। +3 और +2 वालों को मैंने पीछे कर दिया। अब जब +2 +3 वालों को मैंने पीछे कर दिया, +2 में ऑक्सीडेशन नंबर कम है, जितना ऑक्सीडेशन नंबर कम उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम। अब ये सारे +3 वाले थे, तो +3 वालों में मैंने लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ देखी कि CN स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन वाटर, वाटर स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन ऑक्सलेट, तो CN वाला कॉम्प्लेक्स D सबसे आगे, देन C, देन E एंड नेक्स्ट उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों में कंपेयर किया, वाटर 6 और CN 6 में E एंड देन A। आई थिंक यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। I think there should not be any doubt up to here. Can I say yes? Can I say you agree with this? But आप क्या सोचते हो, इतना आसान है स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करना? इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये इतना आसान नहीं है। अब आप मेरी तरफ से पॉइंट ऐड ऑन करोगे, ध्यान से सुन लो अभी यहां पे जाके। यदि कहीं भी CN लिगेंड दिख गया, CN लिगेंड, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN माइनस और कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CN माइनस। फिर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चाहे कम ही क्यों ना हो, तब भी वो अपनी पोजीशन आगे बढ़ाएगा, कहीं अपनी पोजीशन जंप करेगा। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लोअर भी हो पर उसका लिगेंड CN माइनस है, तो उसको जंप कराना है। पर जंप कहां तक कराना है? ऑब्वियसली मैं इसको जंप करा रहा हूं C और D के बीच में, D से आगे नहीं, क्योंकि यहां पर भी CN लिगेंड है, यहां पर भी CN लिगेंड है, पर यहां चार्ज ज्यादा था, इसलिए कभी भी CN माइनस का कॉम्प्लेक्स वाटर वाले कॉम्प्लेक्सेस से कभी अनस्टेबल या कम स्टेबल कभी नहीं होगा। CN माइनस वाले लिगेंड का कॉम्प्लेक्स वाटर वाले कॉम्प्लेक्सेस से, जहां पर लिगेंड वाटर है, उनसे कम स्टेबल नहीं होगा। इसलिए जब यहां मुझे दिखा कि CN वाला पीछे आया हुआ है, तो फिर उसको मैंने आगे करना है, ओनली फॉर CN माइनस एंड CO, ओनली फॉर CN माइनस एंड CO। तो यहां पर CN माइनस वाला कॉम्प्लेक्स जो है उसको मैं जंप कराऊंगा आगे, पर मैं उसको इससे आगे नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें भी CN माइनस है, पर लेकिन यहां मेटल का चार्ज सबसे ज्यादा, तो इसलिए E उठ के D और C के बीच में आएगा। आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है अपनी कॉपी में, क्योंकि E क्यों जंप कराया? जिस कॉम्प्लेक्सेस में CN माइनस लिगेंड होगा, वो वाटर वाले कॉम्प्लेक्सेस से आगे रखना है। जहां भी वाटर, क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर से पीछे वाले सारे वीक फील्ड लिगेंड है। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुन लो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में OH, ऑक्सलेट और वाटर ये बिल्कुल आगे पीछे हैं, और इनकी पोजीशन शिफ्ट, इनकी पोजीशन के बीच में बहुत कम अंतर है। इनकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम रहती है, ऑलमोस्ट। इनकी जो ऑक्सलेट और वाटर की है, जब भी कभी पोजीशन की बात होगी, ये कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज इन स्ट्रेंथ। इसलिए जब भी वाटर के साथ ऑक्सलेट आएगा,
या कोई भी ऐसा लिगेंड जिसमें ऑक्सीजन डोनर लिगेंड हो, लाइक OH माइनस, वाटर के सामने ऑक्सालेट आएगा, तो ऑक्सालेट भी अपनी पोजीशन जंप करेगा, क्योंकि ऑक्सालेट कीलेट बनाता है और कीलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। कीलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। जब भी कभी ऑक्सालेट का कंपैरिजन वाटर के साथ आया या OH माइनस के साथ आया, यानी कि डोनर एटम सेम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देन कीलेट इफेक्ट डोमिनेट्स। तो यहां पर अब इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको 3 मैसेज दिए। पहला पॉइंट, पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर देखना, फिर उसके बाद आपने क्या देखना है, ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर है या ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है। स्क्वायर प्लेनर सबसे आगे, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल। फिर तीसरा चीज, लिगेंड की स्ट्रेंथ। ये करने के बाद आपने देखना कि अगर कहीं लिगेंड Cn माइनस पीछे जा रहा है, उसे उठा के आगे करो। और खासकर जब वो लिगेंड का कंपैरिजन वाटर, OH, वाटर से पीछे जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है, उनसे कंपैरिजन जब हो रहा है, तो Cn माइनस उठ के आगे जाएगा। तीसरा पॉइंट, जहां कहीं ऑक्सालेट का कंपैरिजन वाटर से कहीं आ गया, क्योंकि ऑक्सालेट और वाटर बहुत क्लोज है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ में, तो ऑक्सीजन डोनर वाले लिगेंड में OH माइनस, वाटर और ऑक्सालेट में जहां कहीं किलेशन हो रही हो, जो कि यहां नहीं पॉसिबल, यहां नहीं पॉसिबल, यहां पॉसिबल है, तो किलेशन वाला कॉम्प्लेक्स भी एक स्टेप जंप कर जाएगा। ऑक्सालेट वाला कॉम्प्लेक्स वाटर और OH माइनस से जंप कर जाएगा। अब हम इस चीज को यहां लिख लेते हैं। So final order will be D, then E, then B, then C, then E। तो अब मैं यहां लिखवा रहा हूं Cn माइनस कॉम्प्लेक्सेस are more stable than water, OH minus kind of complexes. Second point, oxalate dominates over water or OH minus because it forms chelation. It forms chelate complex. It forms chelate complex. अब किसी ने मेरे से पूछा कि सर अगर यहाँ वाटर की जगह अमोनिया होता, क्या तब भी हम Cl माइनस को आगे भेजते? हाँ बिल्कुल, तब भी मैं Cl माइनस को आगे भेजता। सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड स्टेप में चेक करके देखो, यहां टाइटेनियम प्लस 3 स्टेट में, टाइटेनियम प्लस 3 स्टेट में, वेनेडियम प्लस 2 स्टेट में, ये गलती से लिखा हुआ, टाइटेनियम प्लस 3 प्लस 2। व्हाट डू यू थिंक? करो कंपैरिजन। सबसे पहले क्या देखना है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद लिगेंड, और फिर देखना है क्या लिगेंड में कोई Cn माइनस और CO तो नहीं। लिगेंड के बाद देखना है Cn माइनस या CO तो नहीं। तो अब चेक करो। सबसे पहले मैं देखूंगा +3 +2, तो +2 वाला सबसे पीछे, देन +3 वाले ये दोनों दिख रहे हैं। फिर मैंने ज्योमेट्री देखनी है। ज्योमेट्री में दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या चीज चेक करनी है? ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब दोनों में, अब उसके बाद लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ। फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वाटर? हु इज बेटर लिगेंड? फ्लोरीन और वाटर में से which ligand is better? Obviously water. So 2, 3, then 1 and then 2.
यहां कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं आया, Cn माइनस वगैरह कहीं नहीं आया, और अगर Cn माइनस कहीं नहीं आया तो हम उसको आगे इंटरचेंज वगैरह जंप नहीं कराएंगे। अब थर्ड एग्जांपल में अपना ऑर्डर बना के दिखाओ, खुद से एक बार चेक करके दिखाओ, खुद से अपना ऑर्डर चेक करके दिखाओ कि आपके हिसाब से क्या आता है। जब एक बार हम सारे एग्जांपल कर लेंगे फिर मैं ये इरेज करके पॉइंट वाइज दोबारा से लिखवाऊंगा। पहले आप इसको चेक करो जल्दी से कि आपके हिसाब से 1 2 3 4 का ऑर्डर क्या होना चाहिए। Done? Can I give the answer? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 +2 +3 +3, तो सबसे पीछे कौन जाएगा? +2 वाला, तो 2 सबसे पीछे, तो 1 3 4 आगे, तो ये चला गया सबसे पीछे क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम है। अब 1 3 4 में लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ, ज्योमेट्री तो सबकी ऑक्टाहेड्रल है, सबकी ऑक्टाहेड्रल, तो अब मैं क्या देखूंगा? लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, वाटर, फ्लोरीन, अमोनिया, हैलोजन डोनर लिगेंड, ऑक्सीजन डोनर लिगेंड, नाइट्रोजन डोनर लिगेंड, एंड यू नो दैट लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ फ्लोरीन की सबसे कम, देन वाटर, देन अमोनिया। सो ऑर्डर विल बी 4 सबसे आगे, फिर 1, फिर उसके बाद 3। चेक करो क्या आपका यही आंसर बना? 2 3 1 4। चेक करो क्या आपका भी यही आंसर है? 2 3 1 4। मेंशन इट। क्या मैं मानूं कि आपका भी यही आंसर आया? राइट, गुड। अब ये करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में अगर मैं चेक करूं, कोबाल्ट +3 स्टेट में, कोबाल्ट +2 स्टेट में, कोबाल्ट +2 स्टेट में, +3 स्टेट में, +3 स्टेट में, +3 स्टेट में। क्या क्यों भाई, क्या कहना है आपका? प्रायोरिटी किसको दूं? प्रायोरिटी किसको जानी चाहिए? +3 +2 +2 +3 +3 +3, तो +3 को प्रायोरिटी पहले मिलेगी, तो पीछे कौन से 2 लोग चले गए? सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। देन फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ भी देखनी है और कहीं केलेशन भी हो रहा हो, तो यहां चेक करते हैं। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ में +3 वालों में फ्लोरीन, अमोनिया, वाटर, इथाइलिन डायमीन, तो इनकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देखी हुई है। फ्लोरीन, अमोनिया, वाटर, इथाइलिन डायमीन। व्हाट डू यू थिंक, सबसे पीछे कौन जाएगा इनमें से? सारे ऑक्टाहेड्रल ही हैं, सब ऑक्टाहेड्रल हैं, तो सबसे पीछे कौन जाएगा? फ्लोरीन, हैलोजन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन डोनर या नाइट्रोजन डोनर? इथाइलिन डायमीन में डोनर एटम इज नाइट्रोजन, राइट? तो अब ये क्या बन जाएगा? 1 फ्लोरीन सबसे पीछे, देन वाटर,
देन अमोनिया एंड देन इथाइलिन डायमीन, क्योंकि इथाइलिन डायमीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया से भी ज्यादा, और दूसरा ये कीलेट भी बनाता है, तो यहां पर ऑर्डर क्या बन जाएगा, 1 सबसे पीछे, देन 5, देन 4 एंड देन 6। अब 2 और 3 में कंपेयर कर रहे हैं, 2 और 3 में दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ अमोनिया बेटर है, वाटर वीक है, तो 3 देन 2। आई होप क्लियर है सबका आंसर, या आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई होप यू गॉट दिस आंसर। अब अगला खुद बनाओ, फिफ्थ खुद बनाओ। वेरी इजी, निकल ये +2, निकल +2, निकल +2, चार्ज सेम, निकल +2, निकल +2, निकल +2। तो जब सारा ऑक्सीडेशन नंबर सेम, तो सिर्फ लिगेंड की स्ट्रेंथ देखनी है। लिगेंड की स्ट्रेंथ में इथाइलिन डायमीन सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कीलेट बनाता है अमोनिया से आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इथाइलिन डायमीन सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, उसके बाद अमोनिया एंड देन वाटर। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, 1 सबसे आगे, देन 3 एंड देन 2। आई होप सारी चीजें ये क्लियर है, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। तो अब मैं उस पॉइंट को दोबारा यहां लिखवा रहा हूं जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था। फर्स्ट एग्जांपल के लिए हैंड नोट, व्हेन ऑक्सलेट इज कंपेयर्ड विथ ए लिगेंड लाइक वाटर और OH minus, since it chelates, its stability dominates over non-chelating weak field ligand। कि जब भी कहीं ऑक्सलेट आएगा और उसका कंपैरिजन वाटर या OH माइनस ऑक्सीजन डोनर लिगेंड से होगा, तो फिर इसके केलेशन की प्रॉपर्टी को देख के इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा कर देनी है, प्रोवाइडेड मेटल आयंस आर इन सेम ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि हमने सबसे पहले प्रायोरिटी ऑक्सीडेशन नंबर को देनी है, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑक्सीडेशन नंबर को देनी है। अब एक स्टूडेंट है जिसने कहा सर ये पता कैसे लगता है कीलेट बनाएगा, मतलब मुझे बहुत हैरानी हो रही है, उसको ये नहीं पता कि ये ऑक्सलेट कीलेट बनाता है। जब भी कभी लिगेंड में डोनर एटम 2 आ गए, मोर देन 1, तो ये मेटल आयन के साथ साइकिल तो बनाएगा ही बनाएगा यार, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। तो ऑक्सलेट तो कीलेटिंग लिगेंड है, सब सारी दुनिया को पता है। कीलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल, कीलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। CN माइनस कंटेनिंग लिगेंड, CN माइनस या कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेनिंग लिगेंड्स, if due to the any reason they are at lower side instability order,
based on oxidation number of metal ion, then shift them to the higher order as these ligands are strongest field ligand. Such complexes are extraordinary stable. पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड भी कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, particularly when other complexes are having less field strength than water. Less field strength than water. यहां पर एक बच्चे ने पूछा है ये कंटेनिंग क्यों लिखा है, मैं इसको थोड़ा इंग्लिश ठीक कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग Cn माइनस एंड CO एज लिगेंड। अब ठीक है, अब ये लाइन पूरी सेंसफुल बन गई, पहले इंग्लिश बड़ी बेकार हो गई थी, सॉरी मेरी इंग्लिश में कभी मत जाना, आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, जबरदस्त है मेरी इंग्लिश। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक और, कंपेयर स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि KF वैल्यू CuNH3 4 plus 2, cobalt NH3 6 plus 3, cobalt NH3 6 plus 2, CuCN4 minus 2, FeCN6 minus 3।
समवन इज सेइंग टू जूम, ओके आई एम जूमिंग इट। इतनी देर से क्यों बोला आपने जूम करो? अगर विजिबिलिटी का इशू तो तुरंत बोला करो, झेलना थोड़े ना। किया क्या आज स्ट्रक्चरल आइसोमर तक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मैंने 10-15 मिनट में खत्म करा देना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। सीक्वेंस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, ज्योमेट्री, सुनो, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, ज्योमेट्री, देन लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। चलो भाई चेक करो आंसर। मैं आंसर करवा रहा हूं। +3 ऑक्सीडेशन नंबर, +3 ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो बी और ई सबसे आगे, देन ए सी डी सबसे पीछे। बी एंड ई सबसे आगे, ए सी डी सबसे पीछे, क्योंकि +2 +2 +2। अब बी और ई में कंपेयर कैसे करूं? अमोनिया, दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। देन CN वाला सबसे आगे, देन अमोनिया, तो ये बन गया E सबसे आगे, देन B। तो मैं इसे लिस्ट से हटा रहा हूं, अब हटा दिया गया। अब यहां +2 +2 +2, और यहां कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन +2 D9 है। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन +2 D9 है, और लिगेंड नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर लिगेंड या कार्बन डोनर लिगेंड। दे आर स्क्वायर प्लेनर इन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जब भी D9 कॉन्फ़िगरेशन होगी, D9 कॉन्फ़िगरेशन, और लिगेंड अमोनिया या अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके हम DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करते थे। तो उस अधिकार के साथ मैं यहां डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये स्क्वायर प्लेनर है और ये स्क्वायर प्लेनर है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वर्सेस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लेनर आगे, तो A और D आगे, C पीछे, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है और ये दोनों टेट्राहेड्रल है। तो सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर देख के मैंने बी और ई का डिसीजन किया। दोनों ऑक्टाहेड्रल थे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ देखी। अब ये +2 +2 +2 थे, पर अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स, ये वाला और ये वाला स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि D9 कॉन्फ़िगरेशन में अगर लिगेंड फील्ड अमोनिया या अमोनिया से ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की CFSE वैल्यू ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा। अब जब कंपेयर करना था A और D में, तो अगेन लिगेंड इज द कॉमन फैक्टर। अमोनिया वर्सेस CN में हु इज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड? CN। तो आंसर क्या आएगा? D आगे and then A. So correct answer is C, then A, then D, then B, then E. This is your answer. अब हेडिंग बना दो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो मेरी प्रायोरिटी ऑक्सीडेशन नंबर, देन ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल,
and then strength of the ligand. Strength of the ligand. यहां तक किसी ने अगर कुछ डाउट पूछना है, रेज योर हैंड जल्दी से, बिफोर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे स्पीड पकड़ लूं. रेज योर हैंड एंड आस्क मी द डाउट. भाई जल्दी से, किसी को है कुछ पूछना? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने 3 या 4 तरह का आइसोमर्स पढ़ने हैं. आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एंड लिगेंड आइसोमेरिज्म. जब भी आपको क्वेश्चन आइसोमेरिज्म पे आएगा, जब भी आपको क्वेश्चन आइसोमेरिज्म पे आएगा, तो एक चीज ध्यान रखना, आपको यहां पर ऑर्गेनिक से हमेशा इजी क्वेश्चन मिलेगा. हमेशा ऑर्गेनिक में ज्यादातर क्वेश्चन आता है फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर्स. ऐसे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में कम आते हैं. यहां पर क्वेश्चन आते हैं 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड दे दिए, बताते पूछते थे कि बताओ ये कौन से आइसोमर्स हैं, इनका आपस का रिलेशन क्या है. हमें रिलेशन पहचानना आना चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन नंबर ऑफ आइसोमर्स. मैंने अभी तक किसी को भी हैंड रेज करते हुए, अच्छा किया हुआ है, सॉरी. चलो मैं 1 बाय 1 पूछ रहा हूं हैंड रेज. ओके, शुभम, शुभम अनम्यूट जल्दी. किस, पहले ये देख, जब मैंने वेरी फर्स्ट एग्जांपल में Cn माइनस को शिफ्ट किया था आगे, सब में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी. यहां पर ज्योमेट्री अलग है, स्क्वायर प्लेनर वर्सेस ऑक्टाहेड्रल, इसलिए मैंने कहीं Cn की पोजीशन शिफ्ट नहीं की. और दूसरी चीज, यहां मैंने लिगेंड सारे वो लिए थे Cn माइनस और अमोनिया टाइप के, तो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं. नाइट्रोजन डोनर लिगेंड सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. अगर तुमने Cn माइनस को शिफ्ट करना है आगे, जो कि मैंने पहले एग्जांपल में किया, वहां पर ज्योमेट्री डिफरेंट होगी और कंपैरिजन ज्यादातर ऑक्सीजन डोनर लिगेंड या उससे वीक फील्ड लिगेंड से होगी. यू गॉट माय पॉइंट ह्यूगम? ओके, नेक्स्ट अभिषेक कुमार. अभिषेक, हाँ बिल्कुल, अगर बाय चांस किसी कारण से, हाँ हाँ, और कोई पहले 2-3 जो है, Cn माइनस, CO, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, मैक्सिमम बस. ठीक है, ओके. अस्मिता साहू, अस्मिता मुझे A और C एक बार रिपीट कर दे, कौन से थे? CuNH3 4 2+ और C कौन सा था? CONH3 6 और ये भी 2+ था. बताने लगो, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, +2+2. फिर ज्योमेट्री देखी, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा होती है. यू गॉट दिस पॉइंट? और स्क्वायर प्लेनर मुझे कैसे पता लगा? जब भी कभी D9 कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई आ गया, तो अगर उसके साथ लिगेंड
अमोनिया या अमोनिया से पावरफुल होना चाहिए। मैंने अगर यहां लिखा होता इथाइलिन डाइअमीन, या फिर मैंने लिखा होता NO2-, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, बाइपिरिडीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CN-, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। इन सबके केस में मैं इसे स्क्वायर प्लेनर डिक्लेयर कर दूंगा। अस्मिता, आई होप यू गॉट आंसर। ओके, एनीवन एल्स? और किसी ने कुछ हैंड रेज करना? ओके, मैं ये मानता हूं कि आइसोमर्स की डेफिनेशन आपको आती है, 2 or more कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो वो सब नहीं मैंने लिखा, मैं ये मानता हूं कि वो आपको आता है। यहां पर कहीं भी, क्योंकि ऑर्गेनिक हम यहां नहीं कर रहे, तो यहां कहीं भी DU नहीं देखना हमने, कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देखनी, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। लेट्स से आई हैव एग्जांपल, cobalt, NO3, NH3 twice, NH3 5, SO4. This is A, and B complex is cobalt, SO4, NH3 5, NO3. A compound, platinum Cl2, NH3 4, Br2, platinum Br2, NH3 4, Cl2. Cobalt, ethylene diamine, NO2, Cl, SCN, cobalt, ethylene diamine, NO2, SCN, Cl, cobalt, ethylene diamine, SCN, Cl, NO2. करो नोट जल्दी से। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट करना, सिर्फ नोट, कुछ नहीं करना, जस्ट नोट करना, क्योंकि मेरा काम है, मुझे अभी सिखाना है आपको। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट कॉपी पेस्ट। लेकिन हाँ, लिखने के बाद टेक्स्ट कर दो, हाँ सर नोटेड। अब मैं यहां क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दीज कंपाउंड्स show which kind of structural isomers, structural isomerism. आपने यहां से ये देखो कि जब आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आयनाइज कराओगे, तो आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब हम आयनाइजेशन कराते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड होते हैं वो आयनाइज नहीं करते, है ना। ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट करता है तो ये आयन अलग हो जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट अलग हो जाएगी। स्क्वायर ब्रैकेट अलग और ये आयन अलग, स्क्वायर ब्रैकेट अलग, ये आयन अलग। आप मुझे एक बात बताओ, इस कंपाउंड को जब ये आयनाइज करेगा तो ये वाटर में सल्फेट प्रोड्यूस करेगा और ये वाटर में नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा। दोनों आयंस अलग अलग है ना। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे सेम?
सल्फेट इसमें भी है, इसमें भी है, अमोनिया इसमें भी है, इसमें भी है, NO3 इसमें भी है, इसमें भी है, और अमोनिया 5 है, अमोनिया 5 है. फॉर्मूला इज सेम, बट वंस दे डिसोसिएट दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ आयन. टाइप ऑफ आयन अलग होता है, क्वांटिटी ऑफ आयन अलग हो उससे कोई मतलब नहीं. मान लो अगर इसने डिसोसिएट करके 2 सल्फेट दिए और इसने डिसोसिएट करके 1 सल्फेट दिया, तो गिनती नहीं देखनी, नेचर ऑफ आयन देखना है. तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पानी में डालोगे, डिसोसिएट करेगा, तो ये सल्फेट प्रोड्यूस करेगा, और सल्फेट का लैब टेस्ट नाइट्रेट के लैब टेस्ट से अलग होता है. तो मैं बोलूंगा these two coordination compound have different type of the ions when you allow them to dissociate. That is why we call it as ionization. So ionization isomers are those the compounds which on dissociation produce different kind of ions. तो इस कंपाउंड के डिसोसिएशन होने से सल्फेट का -2 चार्ज और यहां +2 चार्ज आएगा, NO3 का -1 यहां +1 चार्ज आएगा. तो डिफरेंट केटायन आयंस आर प्रोड्यूस्ड. सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर्स. अब यहां चेक करके देखो, सबका फॉर्मूला सेम है ना, 2 इथिलीन डाइमीन, 2 इथिलीन डाइमीन, 2 इथिलीन डाइमीन, 1 NO2, 1 NO2, 1 NO2, 1 Cl, 1 Cl, 1 Cl, 1 थायोसाइनेट, 1 थायोसाइनेट, 1 थायोसाइनेट. पर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट करके कौन सा आयन बनाएगा? HCN-. ये डिसोसिएट करके क्या बनाएगा? Cl-. ये डिसोसिएट करके क्या बनाएगा? नाइट्राइट. तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप उनको पानी में डालो या आपने उनको किसी तरीके से अलग किया, तोड़ा, तोड़ने के बाद बनने वाले आयंस अलग अलग टाइप के. तो ये HCN- का लैब टेस्ट देगा, ये Cl- का लैब टेस्ट देगा, ये NO2- का लैब टेस्ट देगा. तो बेस्ड ऑन द लैब टेस्ट ऑफ डिफरेंट आयन यू कैन डिस्टिंग्विश कि कौन सा कंपाउंड कौन सा आइसोमर है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो अब से आपको पता होना चाहिए कि Cl- जब भी Ag+ से मिलता है तो ये AgCl के व्हाइट PPT बनाएगा. Br- Ag+ के साथ मिलके AgBr के पेल येलो प्रेसिपिटेट्स बनाता है. I- Ag+ के साथ मिलके AgI के येलो प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं. ये इंफॉर्मेशन इतनी कॉमन है ना कि ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइक 11th या 12th में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है बच्चों के पास. पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में फुली सॉल्युबल है. ये अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में पार्शियली सॉल्युबल है, और ये अमोनिया में घंटा सॉल्युबल है, वाहियात, इनसॉल्युबल. ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है तो अब ध्यान से सुनो, मैं क्या पूछूंगा. मैंने बोलना कि इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड है जिसको मैं जब AgNO3 के साथ ट्रीट करूं, AgNO3 के साथ अगर मैं ट्रीट करूं तो कौन व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा जो कि अमोनिया में डिसॉल्व हो जाएंगे. तो ऑब्वियसली Cl- का लैब टेस्ट है, Cl- Ag+ के साथ मिलके AgCl के व्हाइट PPT बनाएगा. ये दोनों नहीं बनाएंगे. If you have any lab test, any single lab test by which you can distinguish it, you can identify it, and you can discriminate it from the others too, then in that way I will say they all are ionization isomer. क्योंकि हर आयन का अपना अपना कोई ना कोई लैब टेस्ट होता है जो उसको बाकियों से डिस्टिंग्विश करवा देता है. So I will say कि this compound on dissociation produces thiocyanate ion, HCN-. ये डिसोसिएट करके बनाएगा Cl-, ये डिसोसिएट करके बनाएगा NO2-. तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो डिसोसिएट करने के बाद अलग अलग आयंस में स्प्लिट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर.
अब यहां चेक करके देखो, ये डिसोसिएट करने पे क्या बनाएगा, ये डिसोसिएट करने पे क्या बनाएगा। डिसोसिएट करने पर ये कौन सा आयंस प्रोड्यूस करेगा और ये डिसोसिएट करने पे कौन सा आयंस प्रोड्यूस करेगा। बोलो, ये डिसोसिएट करने पे ब्रोमाइड Br माइनस और ये डिसोसिएट करने पे Cl माइनस, पर फॉर्मूला तो सेम है ना, फॉर्मूला तो सेम है ना, 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 4 अमोनिया 4 अमोनिया। सो वी विल से दैट दे आर आयनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। Suppose I have these 3 compounds. पहले मुझे ये बताओ, ये डिसोसिएट करने पे क्या बनाएगा, कौन सा आयन पानी में डिसोसिएट करने पे देगा, या इसको डिसोसिएट करने से कौन सा आयन जनरेट होगा। Cl माइनस कितने, 3 Cl माइनस जनरेट होंगे, यहां 2 Cl माइनस, यहां 1 Cl माइनस। क्या गिनती के आधार पे मैं बोलूं कि ये आयनाइजेशन आइसोमर है? क्या गिनती मैटर करती है? नो, गिनती नहीं मैटर करती। बस ये बताना है इसने भी Cl माइनस जनरेट किया, इसने भी Cl माइनस जनरेट किया, इसने भी Cl माइनस जनरेट किया, सो दे आर नॉट आयनाइजेशन आइसोमर्स। नाउ सेकंड पॉइंट, क्या इस कॉम्प्लेक्स में क्या सिर्फ इतना फर्क आ रहा है, लिगेंड के फॉर्म में वाटर 6 थे, फिर 5 थे, फिर 4 थे, वाटर एज ए लिगेंड काउंटिंग बदलती जा रही है। हम क्लोरीन को अंदर करते जा रहे हैं, वाटर बाहर, क्लोरीन अंदर, वाटर बाहर, वाटर एज ए लिगेंड की फॉर्म में अलग अलग है ना। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो डिसोसिएट होने पे आयंस तो सेम देंगे, आयंस तो सेम टाइप का देंगे, क्वांटिटी अलग होगी उस आयन की पर टाइप वही होगी, बट वाटर की संख्या एज ए नंबर ऑफ लिगेंड डिफरेंट होगी। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स। सो द coordination compounds which has same molecular formula but different number of water as ligand are called hydrate isomer. Hydrate isomer. बोलो क्लियर? अब अगर कोई मुझे कहे ना इनके बीच में डिफरेंस कैसे पता लगेगा, कौन सा आइसोमर कौन सा है, तो जब मैं इसको गरम करूंगा, गरम करने से ये वाले वाटर उड़ेंगे नहीं, इवेपोरेट नहीं होंगे। अगर कोई वाटर उड़ेगा वो ये वाले उड़ेंगे। जब भी किसी कंपाउंड को हाइड्रेटेड कंपाउंड को मैं जब बॉयल करूंगा, तो क्योंकि उसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर वाले हैं वो उड़ेंगे, इवेपोरेट करेंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं सबसे ज्यादा मात्रा में वाटर वेपराइज किस में से होगा, फर्स्ट में से, सेकंड में से, थर्ड में से, फर्स्ट में से, सेकंड में से, थर्ड में से, किसको गर्म करने से वाटर जब उड़ेगा तो इस कंपाउंड का मास घटेगा। तो सबसे ज्यादा वेट लॉस किसका होगा हीट करने पे, थर्ड का। सबसे कम वेट लॉस किसका होगा हीट करने पे सबसे कम वेट लॉस ए का। तो अगर कोई आपसे पूछे हम ये पता कैसे करें कि किस कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबसे ज्यादा है, किस कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबसे कम है, तो आप बोलोगे हीट इट एंड चेक हु गेट नोटिस्ड, हु प्रोड्यूस बिगेस्ट डिक्रीमेंट इन द मास, क्योंकि ए वाटर बन के उड़ेगा।
जो यहां पर लिगेंड की फॉर्म में है उनको नहीं देखना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को देखना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को देखना। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में जहां भी कहीं आपको कोई बोले कि लिगेंड की संख्या, वाटर एज ए लिगेंड की संख्या डिफरेंट हो रही है, दे आर हाइड्रेट आइसोमर्स, दे आर हाइड्रेट आइसोमर। क्लोरीन डज नॉट गेट रिमूव्ड ऑन हीटिंग, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कर रही है। और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो मेटल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयन डाइपोल अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, वो वीक फोर्स है। इसलिए ये नहीं कहना हीट करने से Cl उड़ जाएगी, क्योंकि Cl नेगेटिव है और वो इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर के साथ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ केटायनिक एनायनिक आयनिक अट्रैक्शन से बॉन्डेड है, वो टाइटली बंधी हुई है। अगर कोई चीज हीट करने पे उड़ेगी तो पहली बारी इसकी आएगी, बाहर वाले वाटर की। अगर कोई कह दे हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तब जाके इनकी बारी आती है। इसलिए अगर हम मॉडरेटली हीट कर रहे हैं, पहले ये जाएगा, फिर इसकी बारी आती है, फिर उसके बाद कोई नहीं उड़ेगा। अगर इसको हीट किया, पहले ये जाएगा, फिर इसकी बारी आएगी। इसमें तो इसे निकालना मुश्किल है। सो वेट लॉस के आधार पे आप कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सो अगर किसी को यहां तक किसी में किसी तरह का डाउट है, रेज योर हैंड, जल्दी से आस्क एनी क्वेरी, रेज योर हैंड, क्योंकि जब तक मुझे हैंड रेज नहीं दिखता मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। हाँ हो गया। शुभम, शुभम पूछ बेटा। अमोनिया लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है ये। जब कोई सॉल्वेंट है तो लिक्विड अमोनिया, ठीक है, यही था डाउट। जा भाई, मैंने सोचा शायद इसमें से कुछ पूछना होगा। आदित्य, अंशु, अभिनव, नाम बड़ा अच्छा। बिल्कुल, जब आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है तब आपको यह भी सिखाया जाएगा कौन से आयन का कौन सा लैब टेस्ट है। स्टोरी तो अधूरी है, पर आयनाइजेशन आइसोमर्स तुम पहचान बड़े आराम से लोगे कि इसने ये आयन दिया, इसने ये आयन दिया, इसने ये आयन दिया, पहचान तो लोगे आराम से, क्योंकि कॉपी पे तो लिखे हुए हैं। बाई चांस कोई आगे पूछता है बताओ कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट करें, तो वो हम ऑन द वे क्वालिटेटिव एनालिसिस में सीखेंगे। ठीक है आदित्य, ओके नेक्स्ट। ओके अब आ जाओ, अगर मेरे पास किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लेट्स से आई हैव दिस कंपाउंड, ए बी, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां मैंने लिगेंड एम्बीडेंटेट रखा, यहां पर मैं कोबाल्ट के साथ C रखा मैंने, तो Cn माइनस कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना रहा है, और यहां कोबाल्ट के साथ उसी लिगेंड का नाइट्रोजन एटम बॉन्ड बना रहा है, N के साथ कोबाल्ट। यहां नाइट्राइट के साथ नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड है, N के साथ कोबाल्ट जुड़ा, और यहां उसी NO2 में मैंने O माइनस के साथ कोबाल्ट को बॉन्ड बनाया। यहां कोबाल्ट के साथ दिस सल्फोसाइनाइड आयन का नाइट्रोजन एटम बॉन्ड बना है, और यहां पर सल्फर बॉन्ड बना है।
तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेम लिगेंड हो, सेम लिगेंड पर वो लिगेंड एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड का डोनर एटम अगर अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम, पर उस एम्बीडेंटेट लिगेंड का डोनर एटम अगर मेटल आयन के साथ अलग अलग जुड़े, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज नाम से क्लियर है, लिंकेज, हु इज लिंक्ड टू द मेटल। एम्बीडेंटेट लिगेंड का कौन सा आयन उस मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी एम्बीडेंट लिगेंड का कौन सा डोनर एटम उस मेटल के साथ जुड़ा है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स with the same molecular formula but different atom of same ambidentate ligand is joined with the metal ion are called linkage isomers. Linkage isomers. This is their definition. इसका मतलब लिंकेज आइसोमर्स होने के लिए मेटल आयन के साथ जो लिगेंड होते हैं दे मस्ट बी एम्बीडेंटेट। बिना एम्बीडेंटेट लिगेंड के आपको कभी भी लिंकेज आइसोमर्स नहीं मिलेगा। लिंकेज आइसोमरिज्म के लिए लिंक लिगेंड मस्ट बी एम्बीडेंटेट। नोटेड। मान लो मैंने आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स बनाया कोबाल्ट का, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, और उसके साथ मैंने लिगेंड बनाया इथाइलिन प्रोपाइलिन डाइमीन। सपोज मैंने यहां पे कॉम्प्लेक्स बना दिया, this is a Cl, Cl, Cl and Cl. This is one complex. Same metal ion. We have bidentate ligand. सपोज ये लिगेंड, ये कंपाउंड है। आप क्या ये देख पा रहे हो कि ये जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है ये बाइडेंटेट है, ये लिगेंड बाइडेंटेट है, पर फर्क इतना है इसमें NH2 ग्रुप 1 और 2 पोजीशन पे है। अगर मैं लिगेंड में नंबरिंग कर दूं ऑर्गेनिक की तरह 1 2 3 IUPAC नेमिंग देखूं तो 1 2 3 नंबरिंग में 2 NH2 ग्रुप 1 2 पोजीशन पे है, और यहां पर 1 2 3 में NH2 ग्रुप 1 3 पोजीशन पे, और कोई अंतर नहीं है। यानी कि आइसोमेरिज्म मेटल के साथ नहीं है, लिगेंड आपस में आइसोमर्स हैं। ये लिगेंड और ये लिगेंड आपस में आइसोमर हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए खुद। ये वाला लिगेंड और ये वाला लिगेंड आपस में आइसोमर्स हैं, बाकी सब कुछ सेम। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड लिगेंड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। लिगेंड आइसोमर्स के लिए लिगेंड के ऊपर जाके आइसोमेरिज्म दिखेगा। सेम लिगेंड है, प्रोपेन 1 2 डाइएमीन और यहां प्रोपेन 1 3 डाइएमीन। सो व्हेन टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द लिगेंड्स आर आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, लिगेंड्स में आपस में आइसोमेरिज्म दिख रहा है। सच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉल्ड लिगेंड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल मान लो कोबाल्ट 3+ है, मैंने इसके साथ 2 लिगेंड लगा दिए, साइनाइड, 2 वाटर और एक मैंने NH2 ग्रुप, लेकिन ये NH2 ग्रुप एनिलीन का ऐसा कुछ कंपाउंड है, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है यहां भी NH2 है लिगेंड, लेकिन यहां ऐसा, क्या फर्क है दोनों में? इस कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स में फर्क कहां है? हाउ दे आर डिफरेंट? सिर्फ फर्क यहां पे ऑर्थोटोलुइडीन, ऑर्गेनिक में ये नाम सुना होगा, ये एनिलीन है, एनिलीन एनिलीन, और एनिलीन पे मिथाइल आ गया तो टोलुइडीन, तो ये ऑर्थोटोलुइडीन, ये पैराटोलुइडीन, ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं दूसरे के, ये बाकी सब कुछ सेम। तो लिगेंड आइसोमर्स, लिगेंड आइसोमेरिज्म के लिए लिगेंड में आपस में कुछ ना कुछ आइसोमेरिज्म दिखेगा। So such compounds are called ligand isomers. Ligand isomers in coordination complexes is due to isomerism in the ligand. So यहां पर लिख लो डेफिनेशन, if in a coordination compound there is a possibility that ligands are structural isomers of each other. Such compounds generates ligand isomerism in coordination compounds. For example, they should be structural, they should not be stereo. वैसे एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर अगर यहां पर ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर्स होते तब भी मैं बोलूंगा कि यस दे आर लिगेंड आइसोमर। जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही हो, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों हो सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था जिसने भी ये पूछा कि सर अगर यहाँ ये दोनों लिगेंड, मान लो कोई लिगेंड होता, यहाँ पे वो सिस में होता और यहाँ वो ट्रांस में होता, तो भी मैं कहता कि दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिगेंड आइसोमर्स हैं। आई होप दैट स्टूडेंट हैज गॉट हिज आंसर, जिसने, मैं उसका नाम पढ़ना भूल गया था, बट मेरी तरफ से ह्यूज कुडोस, वेरी गुड, शाबाश जिसने भी पूछा, बहुत अच्छा पूछा। शिवम पटेल 15 मिनट पहले खत्म किया स्ट्रक्चरल आइसोमर। नोटेड। चलो देखिए नेक्स्ट लास्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने अभी तक आपको आइसोमर्स के एग्जांपल दिए ना, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिगेंड, लिंकेज, ये सारे जेई मेंस तक के अच्छे क्वेश्चन हैं। जब कोऑर्डिनेशन आइसोमर आता है थोड़ा दिमाग लगना शुरू हो जाता है, वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। लेट्स हैव ए लुक। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स डेफिनेशन बाद में, पहले आप लोग एग्जांपल समझोगे। Let's say for example I have a compound CO
NH3 6 Cr NO2 6. This is one compound. This is another compound. Cr NH3 6 CO NH3 6 CO NH3 4 NO2 twice Cr NO2 4 NH3 twice. यहाँ गलती होगी. थैंक यू पुलक. NO2 आएगा. सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पढ़ा रहा हूं तो क्या आपको ये पता है कि जब कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का केटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो, एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो, तब दो ब्रैकेट्स दिखती हैं. दो ब्रैकेट्स का मतलब केटायनिक पार्ट इज कॉम्प्लेक्स, एनायनिक पार्ट इज कॉम्प्लेक्स. यानी कि इस स्क्वायर ब्रैकेट पे भी कोई चार्ज है, इस स्क्वायर ब्रैकेट पे भी कोई चार्ज है. तो ये निशानी होगी जब भी कभी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का केटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स है, तभी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का जन्म होगा. कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होने के लिए केटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट बोथ शुड बी कॉम्प्लेक्स आयंस. अब क्योंकि यहां पैरों में कुछ नहीं लिखा, पैरों में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट पे जितना चार्ज है सेम चार्ज ऑपोजिट साइन के साथ यहां पर. अगर इस पे प्लस x है तो फिर इसमें माइनस x है. यहां प्लस y है तो यहां माइनस y है. यहां प्लस z है, यहां माइनस z है. अब मैं यहां पे आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको पता है कि यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट पे कौन सा चार्ज होगा. ये तभी पता लगेगा जब आपको पता हो कि इस मेटल के लिए या इस मेटल के लिए कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल है. ये कभी नहीं हो सकता कि इस स्क्वायर ब्रैकेट पे जीरो चार्ज हो. ये कभी नहीं हो सकता इस स्क्वायर ब्रैकेट पे जीरो चार्ज हो. कुछ ना कुछ चार्ज जरूर होगा. और अगर आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज पता करना है तो आपको ये इंफॉर्मेशन 100% पता होनी चाहिए. क्या कि मेटल आयन का, कौन से मेटल आयन का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होता है या पॉसिबल, मोस्ट लाइकली पॉसिबल है. तो उस इंफॉर्मेशन का अगर किसी को नहीं पता तो ये नोट कर लो. कॉपर के लिए +2 इज वेरी कॉमन. जिंक, कैडमियम, मरकरी का हमेशा फिक्स +2. क्रोमियम आपको +2 या +3 स्टेट में दिखेगा, लाइक आयरन, फेरस, फेरिक. कोबाल्ट +2 +3 में ज्यादातर कॉमन दिखेगा, पर ये +4 में भी दिख सकता है. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए. कॉपर के लिए +2 वेरी कॉमन. रेयरली बहुत कम केसेस में +1 भी दिख सकता है. खासकर ये तब दिखेगा जब लिगेंड की स्ट्रेंथ अमोनिया से या अमोनिया जितनी या अमोनिया से ज्यादा होती है. और ये हम कई बार अब देख चुके हैं, बार बार रिपीट है. अगर मेटल आयंस का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार सीबीएसई ने पूछी है, कोबाल्ट +2 और +3 स्टेट में ज्यादा स्टेबल है. कब? अगर यहां लिगेंड वीक हो, लाइक वाटर, और ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, एटलीस्ट अमोनिया या अमोनिया से ज्यादा. अगर कोबाल्ट +3 को स्टेबल होना है तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अमोनिया या अमोनिया से ज्यादा पावरफुल. और वाटर कोबाल्ट के +2 स्टेट को बहुत फेवर करता है. ये इतनी अच्छा क्वेश्चन है, ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, कि जब भी कभी किसी मेटल आयन कोबाल्ट +2 अगर हो तो वाटर में वो कंपैरेटिवली कोबाल्ट +2 स्टेबल होगा, पर अगर कोबाल्ट +3 स्टेट में है तो वो अमोनिया में वाटर से ज्यादा स्टेबल होगा. इसलिए कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा होता है
कि कोबाल्ट +2 को अगर हमें स्टेबल करना है, क्या अमोनिया में डाल दें? बिल्कुल नहीं डालना, अमोनिया उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। पानी कोबाल्ट +2 को +3 में जाने से रोक लेगा, पर अमोनिया के सामने अगर कोबाल्ट +2 आ गया, रगड़ा जाएगा, +3 में चला जाएगा। ये याद रखना, ये लाइन मेरे शब्द यही है, रगड़ा जाएगा। कौन? मैं या तुमने? कोबाल्ट +2। कोबाल्ट +2 को पानी बख्श देगा, पर कोबाल्ट +2 को अमोनिया रगड़ के +3 में ले आएगा। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए। अब क्रोमियम में मोस्ट लाइकली वेरी कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। और अगर मुझे नहीं पता, किसी ने 11th में, यहाँ पर जो बच्चे मेरे से कभी 11th में पढ़े हो, मैंने उनको कभी मोल कंसेप्ट या रिडॉक्स में कई बार ऐसे कलर बताए थे कि दिस गेट्स कन्वर्ट इनटू दिस इन द एसिडिक मीडियम, कभी ये करवाया था। अब 12th में जाके तुम्हें मेरे किए हुए का कदर पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें अब इतनी ज्यादा बार रिपीट होंगी 12th में कि आपको याद होगा। अब 11th में पहले किया हुआ अब समझ में आएगा, अच्छा तब कर लेना चाहिए था याद। सो दिस इज ऑरेंज रेड इन कलर एंड दिस इज ग्रीन इन कलर। और पानी के अंदर क्रोमियम मैक्सिमम टाइम इस फॉर्म में स्टेबल रहता है, खासकर क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस +3 स्टेट में स्टेबल रहते हैं। ये इंफॉर्मेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ये उन बच्चों के लिए, सर हमें नहीं पता लगता कौन से कंपाउंड में मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो अब मैं इस थॉट के आधार पे, जब मुझे यहां अमोनिया दिख गया, अमोनिया मैंने कंफर्म कर दिया कि कोबाल्ट +3 स्टेट में है, तो मुझे बताओ कि पहली स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या चार्ज आएगा? फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या चार्ज आएगा? पहली स्क्वायर ब्रैकेट पे +3 इसका, अमोनिया 0, तो पूरी स्क्वायर ब्रैकेट पे यहां +3, तो इसका मतलब यहां स्क्वायर ब्रैकेट पे -3। अब इस आधार पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्योंकि NO2 का चार्ज, नाइट्राइटाइन का चार्ज -1 है। तो क्रोमियम हियर इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट हियर इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब भी कभी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की बात होगी, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की जब भी बात होगी, आपने क्या करना है? मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलेगा। यहां क्रोमियम का वही ऑक्सीडेशन नंबर है जो यहां है, यहां कोबाल्ट का वही ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहां है, पर फर्क इतना है कि टायनिक पार्ट में जहां कोबाल्ट था, मैंने कोबाल्ट को उठा के एनायनिक पार्ट में रख दिया, और क्रोमियम जहां एनायनिक पार्ट में था उसे उठा के मैंने केटायनिक पार्ट में रख दिया। अब यहां पे किसी बच्चे ने पूछा, सर आपने कोबाल्ट को +3 क्यों लिया? इस आधार के साथ कि अमोनिया अगर लिगेंड है या अमोनिया से कोई ज्यादा पावरफुल लिगेंड है, तो कोबाल्ट +3 स्टेट में सबसे स्टेबल। मान लो आप ये भूल गए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमियम की ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस +3 स्टेट में स्टेबल होते हैं। तो अगर यहां क्रोमियम का +3 चार्ज आपको पता होता, +3, तो NO2 का -1 और 6 नाइट्राइट का -6, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में -3 चार्ज होता। तो फिर आप इस पे +3 करते हैं, जब इस पे +3 मिल गया तो फिर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो। पर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में क्या करना है, सुनो ध्यान से, स्क्वायर ब्रैकेट को वही रख देना है वैसे का वैसा, मेटल उठा के इंटरचेंज कर दो, जब मेटल उठा के इंटरचेंज करनी है, जब हमने मेटल को उठा के इंटरचेंज करना है, तो ये ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज 0 ना हो जाए। जैसे कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, अमोनिया का चार्ज 0 है, क्या इस स्क्वायर ब्रैकेट पे कोई चार्ज आएगा? क्या इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज आएगा? चेक करके देखो, +3 न्यूट्रल, तो यहां स्क्वायर ब्रैकेट पे +3 चार्ज है, तो ये वैलिड है, ये अलाउड है। इसका मतलब इसको उठा के आप यहां रख सकते हो। लिगेंड को नहीं मैंने छेड़ा, मैंने मेटल आयन को उठा के इंटरचेंज किया। यहां चेक करो, कोबाल्ट +3 स्टेट में अगर हो तो क्या इस स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज, क्या इसी का -3 दिखेगा? जो चार्ज स्क्वायर ब्रैकेट पे पहले है वही बाद में होना चाहिए। बाय चांस अगर पुलक मुझे ये कहता कि सर यहां से ना 3 NO2 उठा के यहां रख दो, यहां से 3 अमोनिया उठा के यहां रख दो, यानी कि कुछ ऐसा कर देता पुलक,
कर देता, अगर मैंने 3 लिगेंड NO2 के उठा के इधर रख दिए, 3 अमोनिया उठा के यहां रख दिए, तो मैं पुलक को जोरों से डांट लगाता कि ये तूने किया क्या। क्यों लगाऊंगा डांट, ये बताओ क्यों करूंगा ऐसा। उसने ये ढक्कनगिरी क्या कर दी होगी, उसने ये नहीं देखा कोबाल्ट पे चार्ज +3 है, NO2 पे -1 × 3 -3 है, स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज 0 हो गया, फिर ये आइसोमर ही नहीं है, ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब भी कभी आपने मेटल को सेम रख के लिगेंड बदलने हैं, लिगेंड अगर बदले तो लिगेंड उतने उठा के यहां इंटरचेंज करने हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर रहे। 2 तरह के ऑप्शन है, लिगेंड को सेम रखो, मेटल पलट दो, मेटल को सेम रखो, लिगेंड पलट दो। अब लिगेंड सारे पलट दो, पार्शियल पलट दो। जैसे यहां देखो, यहां मैंने लिगेंड वही रखे, पहली ब्रैकेट में अमोनिया, दूसरी ब्रैकेट में NO2, पर मैंने मेटल इंटरचेंज कर दी। मेटल इंटरचेंज करने के बाद मैंने ये जरूर चेक करना है स्क्वायर ब्रैकेट में चार्ज आ रहा है या नहीं। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन इससे देखो, मेटल वही है, पहली ब्रैकेट में मेटल वही है, दूसरी ब्रैकेट में मेटल वही है, पर मैंने यहां से कुछ लिगेंड उठा के यहां रख दिए, कुछ लिगेंड उठा के यहां रख दिए। तो जब मैंने यहां से 2 लिगेंड उठाए, 2 लिगेंड NO2 के यहां रखे और यहां 2 लिगेंड अमोनिया के उठा के यहां रखे, अब यहां स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज बताओ कितना आ रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, NO2 पे -1 × 2, तो टोटल स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज +1 और यहां -1 आना चाहिए। चेक करके देख लो, क्रोमियम +3, NO2 पे -1 × 4, ये -1। अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि अब इसमें भी इंटरचेंज कर देते हैं, लिगेंड वही रहने देते हैं, लिगेंड वही रहने देते हैं, मेटल इंटरचेंज कर दो, तो मैं इसमें ये करने लगा, क्रोमियम NH3 NO2 ट्वाइस और यहां कोबाल्ट उठा के यहां NO2 NH3 ट्वाइस। क्या मुझे ये करने की परमिशन तुम लोग दोगे? चेक करके देखो, अगर मैं इसी अरेंजमेंट में मेटल उठा के वहां रख दूं, ये उठा के यहां रख दूं, क्या ये अलाउड होगा? चेक करके देखो, यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, +3 -2, तो स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज +1, कोबाल्ट पे +3 -4, स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज -1। तो इस तरह से मैं बोलूंगा इस कंपाउंड के 4 कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, 4। तो आपने जो गेम खेलनी है, पेन कैसे चलना चाहिए आपका, पहले मेटल को, लिगेंड को वही रखो, लिगेंड को इंटरचेंज मत करना, मेटल उठा के आगे पीछे कर दी, एक बार वो कर दिया, फिर मेटल को वही रखना, यहां से कुछ लिगेंड उठा के यहां रख दो, कुछ, पर कितने, इतने कि स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज मेंटेन रहे। फिर जब आपने लिगेंड के कुछ उठा के यहां रख दिए, कुछ उठा के यहां रख दिए, उसके बाद इसमें फिर से मेटल इंटरचेंज कर दो, आपके नंबर ऑफ आइसोमर भी आराम से निकल आएंगे। आई होप इसमें आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हम कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं, तब मजा आएगा। मान लो मैंने आपके सामने क्वेश्चन पूछा, इसी में अगर मैं ये काम कर दूं, एक NO2 उठा के यहां रख दूं, एक NO2, और यहां से एक अमोनिया इंटरचेंज कर दूं, क्या ये अलाउड है? बताओ भाई, क्या ये अलाउड है? बोलो। 6 अमोनिया थे ना, एक अमोनिया उठा के इधर रख दी, 6 में से एक अमोनिया उठा के इधर रखी, ये आया। तो चेक करो स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज कितना आएगा, +2 -2। मानते हो? ये भी ठीक है, ये एक आइसोमर और आ गया। अब मुझे बताओ, इसमें मैं मेटल इंटरचेंज कर दूं, मेटल इंटरचेंज, लिगेंड वही रख के मेटल इंटरचेंज, Cr NH3 5
NO2 कोबाल्ट NH3 NO2 6। बताओ ये अलाउड है? चेक करो। NO2 5 NO बिल्कुल अलाउड है ना, क्योंकि ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट में चार्ज +3 -1 +2 +3 -5 -2। तो एक चीज देखो, मैं हमेशा क्या करता हूं, जब आइसोमर्स कभी कोई कहता है ना नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालो, तो मैं सबसे पहला काम, मेरा पहला काम क्या होता है, मेरा पेन ऐसे चलता है, पहले मैं मेटल इंटरचेंज कर देता हूं, फिर उसके बाद इधर का एक लिगेंड उठा के इधर पटकूंगा, फिर 2 लिगेंड उठा के इधर पटकूंगा, फिर 3 लिगेंड उठा के इतने पटकूंगा। मैं तब तक पटकूंगा जब तक स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज कम से कम +1 ना हो जाए। मैं एक एक करके लिगेंड यहां से यहां डालूंगा, इधर का अमोनिया इधर, इधर का NO2 इधर, फिर 2 अमोनिया इधर, 2 NO2 इधर, 3 अमोनिया इधर, 3 NO2 इधर, तब तक जब तक स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज जिंदा रहे। फिर जो अरेंजमेंट बनता जाएगा उसका नेक्स्ट आइसोमर क्या होगा, लिगेंड को वही रखना, मेटल इंटरचेंज कर दो। तो मुझे बताओ इस कंपाउंड के कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बन गए? टोटल कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर इस कंपाउंड के आ गए? 6। 1 2 3 4 5 6 राइट। किसी ने कहा कि आपने 7 NO2 लिख दिए, मैंने कहां लिखे हैं 7 NO2? ये 2 है, ये 4 है, 4 है, 2 और 4 1, अच्छा यार यहाँ 5, सॉरी 5 और 1 6। ओके, अब मैं आपसे करवा रहा हूं ये क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। एक कंपाउंड है RH NO2 इथिलीन डाइअमीन और HCl। मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स आर पॉसिबल। इस कंपाउंड के फार्मूला के साथ सबसे पहले यहां पे चेक करो, जिसको लग रहा है ना टाइम अप, वो मत भूला करो। आपको पता नहीं, आपको आप कैसे भूल सकते हो? 11th क्लास में मैंने आपके कितने ब्रेक खाए हैं और कितने संडे खाए हैं, पेट मेरा बाहर निकली जा रहा है, तो आप कैसे भूल सकते हो टाइम अप? मैंने कभी देखा टाइम अप? कभी नहीं देखता, इसलिए कोई फायदा नहीं है। चुपचाप बस दिमाग लगाते जाओ। मैं तो ब्रेक हब्शी हूं, ब्रेक ईटर। इस कंपाउंड के मुझे आइसोमर बनाने हैं। आइसोमर बनाते हो पहले तो ये बताओ, इसमें पूरी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है, पूरी स्क्वायर ब्रैकेट एक ही है, यानी कि यहां पर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पॉसिबल के लिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट होनी चाहिए। लेकिन अब यहां पर कौन सा लिगेंड क्या क्या रोल प्ले कर सकता है? NO2 एम्बिडेंटेट है, NO2 एम्बिडेंटेट है, HCl एम्बिडेंटेट है। तो एम्बिडेंटेट के आधार पर इसके लिंकेज आइसोमर बनेंगे। अब लिंकेज आइसोमर बनाते वक्त हो सकता है NO2 नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाए या ONO के थ्रू बॉन्ड बनाए, और HCl सल्फर के थ्रू बॉन्ड बनाए या NCS के थ्रू बॉन्ड बनाए। कितनी पॉसिबिलिटी है? 4 पॉसिबिलिटी है। तो मैं ये बोलूंगा कि इस कंपाउंड के 4 आइसोमर बन सकते हैं। कैसे? NO2 को ONO कर दो, NO2 को ONO कर दो, पर इसको मत छेड़ो। अगली बार NO2 को मत छेड़ो, इसे NCS कर दो, और अगली बार दोनों को बदल दो। यही चीजें होंगी। रहोडियम के साथ 4 है, NO2 इथिलीन डाइअमीन 2, इथिलीन डाइअमीन 2, और यहां पर HCl। तो अगर मुझे इसके पॉसिबल आइसोमर देखने हो, एक बार NO2 को NO2 रख के इसका एटम बदल दो, नाइट्रोजन कर दो यहां पे NCS। दूसरी बार HCl को HCl रख के NO2 कर दो। तीसरी बार इसे भी NCS कर दो, इसे भी ONO कर दो, और चौथा ये खुद।
तो मैं बोल दूंगा 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल, ONO, SCN, इथिलीन डाइमीन, वैसे का वैसा। दिस इज NO2 बट इट इज NCS। और अगली बार यहां पर गलत बना दिया, ONO एंड NCS। बताओ ये क्लियर है ना एग्जांपल? 4 आइसोमर कैसे बनाए? इज दिस एग्जांपल क्लियर टू एवरीवन? एक टैप तो कर दो यस और नो। तो अब होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई जरूर करना, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के आंसर देखना, और खासकर वो 2 एग्जांपल दिए बगैर आप कल के टेस्ट में नहीं बैठोगे, कल के टेस्ट में नहीं बैठोगे जब तक वो 2 एग्जांपल नहीं करोगे। You have to give me the answer in your WhatsApp group. How many coordination isomers are possible for? How many coordination isomers are possible for the compound with formula cobalt NH36 cobalt NO26। और चीटिंग नहीं करनी, मुझे सारे आइसोमर ड्रॉ करके भेजने, और मुझे आपके ग्रुप में मुझे आंसर आने चाहिए। और मैं आपको हिंट दे रहा हूं, हिंट, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 या +2 होगा, एंड इट इज मोर कॉमन। प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स में +4 और +2 में +4 इज रिलेटिवली मोर कॉमन। और वैसे भी आपने ये पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो क्या मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हो, बट खैर ये अलग चीज है। बट आपने इसके आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बना के भेजने हैं। विद दिस आई एम एंडिंग दिस मीटिंग, एंड यस, कुछ बच्चे मुझे चैट पे बोले क्या आपका ये लेक्चर अपलोड होगा यूट्यूब पे? डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। सो गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर द टेस्ट, ओके बाय।